मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। जय गुरुदेव जय प्रभु। थैंक यू, आप लोगों ने सबने ज्वाइन किया, समय निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से। तो आज हम डिस्कस करेंगे हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करेंगे और बीच बीच में वीडियोस भी देखेंगे। तो कई बारी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं जो सामने चीज़ हो रही है उसी को करने में, कि बिग पिक्चर नहीं देख पाते हम। तो शास्त्र जो है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि शास्त्र क्या है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे शास्त्र जो है उसके अंदर इतनी सारी नॉलेज एक शब्द प्रमाण के रूप में है और आगे की फ्यूचर की प्रिडिक्शंस भी हैं। तो शास्त्रों में क्या कहा गया है हमारे बारे में, हमारा मीन्स हु एम आई। तो हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, ये भगवत गीता कहती है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शास्त्रों के बारे में बताया था कि कैसे एक मैनुअल है शास्त्र, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ मैनुअल आती है, वैसे हम इस धरती पे जब आए तो हमारे साथ ये मैनुअल आई है, जिसके इस्तेमाल से हमें पता लग सकता है कि हम और प्रकृति, जीव, काल, कर्मा, परमात्मा, ये सब कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है इनका और कैसे एग्जिस्ट करते हैं। और इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि कैसे वो ऑलरेडी प्रूव्ड है और कैसे ये प्रिडिक्शंस भी बताती हैं आगे की। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिटेल में लास्ट टाइम चर्चा कर ली है, तो इसको हम आगे चलेंगे। तो शास्त्र ये एक माता के जैसे, जैसे माता से बच्चे पूछ सकते हैं जो भी उनको डाउट हो। सबसे बेसिक चीज़ कि पिता कौन है बच्चे का, वो माता बता सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा डीएनए एनालिसिस और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से शास्त्र बता सकते हैं हमारे को भगवान के बारे में, जीव के बारे में। हमें उससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमें नॉलेज भी सही मिल जाएगी। तो हम अपने बारे में, आत्मा के बारे में जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज कि आत्मा क्या है। तो अगर हम इस शरीर को देखें, जब हम कहते हैं हुए माए, तो लोग जनरली सोचते हैं मैं तो ये हूँ, तो ये मतलब ये शरीर। मगर शरीर के सारे एलिमेंट्स को अगर हम अलग अलग निकाल के देखें कि कितना इसमें पानी है, कितना कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटासियम, ये सब है, तो सब कुछ की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो जस्ट कुछ रुपए या कुछ डॉलर होगी, 100, 200, 300 डॉलर। मगर अगर किसी की जान की बात आती है तो हम हज़ारों करोड़ों भी खर्चने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो हमारे सगे संबंधी जो हैं उनको बचाने के लिए हमें प्रयास करना पड़े। अमेरिका के अंदर कितने मिलियन डॉलर्स एक एक व्यक्ति के ऊपर खर्च होता है, सरकार खर्च करती है अगर कोई बीमार हो, या इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं जो कोई क्रिटिकल सिचुएशन में हो। तो इसलिए एक इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इस शरीर के अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी वैल्यू से इंसान के एक्चुअल वैल्यू नहीं पता लग सकती। तो इसकी असली वैल्यू क्या है? सिर्फ कुछ रुपए या कुछ डॉलर नहीं, इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू। तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, स्पिरिट, सोल है। तो इसको अलग अलग तरीके से जान सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है गाड़ी का। जैसे एक कार है, कार के अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, उसी तरह से ये शरीर भी एक कार है और इसके अंदर जो आत्मा है वो ड्राइवर है। तो कार
के अंदर जब कोई बैठा होता है तो हम पॉइंट करके कह सकते हैं कि वो देखो वो व्यक्ति जा रहा है, लेकिन हमें तो वो व्यक्ति दिखेगा भी नहीं, हमें सिर्फ कार ही दिख रही है बाहर से, लेकिन हमें पता है ये उसकी कार है, तो उस तरीके से हम पॉइंट कर देते हैं। सिमिलरली जब हम इस शरीर को देखते हैं तो एक्चुअल आत्मा हमें नहीं दिखती, मगर इस शरीर के माध्यम से ही हम किसी व्यक्ति को डिनोट करते हैं, हालांकि हम ये शरीर नहीं हैं। सिमिलैरिटीज़ हैं शरीर और कार में। जैसे शरीर को भी कोई ऑपरेट करने वाला चाहिए, कार को भी ऑपरेट करने वाला चाहिए। शरीर भी जो है वो भी मूव करता है इधर उधर, कार भी करती है। अंदर से शरीर को भी न्यूट्रिशन चाहिए, कार को भी फ्यूल चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन दोनों यंत्र हैं, दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एग्जाम्पल आता है एक केज का। एक बर्ड है, वो एक केज में है और केज को बहुत अच्छे से मालिक सजा रहा है, संवार रहा है, लेकिन बर्ड को जो है खाना देना भूल गया, पैरट को जो खाना देना भूल गया और बड़े अच्छे से सजा के रखा है। तो पैरट ये देख के खुश नहीं होगा कि हाँ देखो मेरे को कितना सुंदर केज में रखा है, इतने अच्छे से साफ सफाई करके सब कुछ बढ़िया रखा है। जो पैरट है उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। केज को साफ सुथरा करके, पेंट करके, सोने का केज बना के, जो अंदर बर्ड है, जो पैरट है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। सेटिस्फाई वो तब होगा जब आप उसको खाना दोगे, जब उसका ध्यान रखोगे। तो उसी तरह से कि शरीर का हम बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं, कई चीज़ें करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी रिक्रिएशन के लिए, अपने कंफर्ट्स के लिए, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है कहीं हम उसको भूल तो नहीं रहे? ये सवाल हमें पूछना चाहिए अपने आप से। तो ये हमने डिस्कस किया। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको अपने बारे में कुछ ना पता हो, जैसे कई बार आप देखो मेंटल हेल्थ यूनिट में जाते हैं कई, तो वहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको अपने बारे में ही नहीं पता। उन्होंने पूछा आपको क्या नाम है, वो नहीं बता सकते, क्या कर रहे हो आप, नहीं बता सकते। तो ऐसे लोगों को सामान्य भाषा में कई लोग सोचेंगे अरे ये तो क्रेजी है, पागल है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हम अपने आप को अगर गलत तरीके से समझें, अगर हम ये शरीर नहीं है, अगर हम आत्मा है और हम अपने आप को शरीर ही समझ बैठे, तो ये भी एक तरह की क्रेजीनेस है। क्योंकि अब हम अपनी सारी एनर्जी जो है वो सिर्फ ये सोचने में लगा देते हैं कि हम ये शरीर है, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। जैसे एक गाड़ी के अंदर हम बैठ के गाड़ी का ध्यान रखते हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं, उसको फ्यूल देते हैं, उसको सब कुछ करते हैं जब हमारे पास गाड़ी की ओनरशिप होती है, तो उसी तरह से शरीर का भी करना ज़रूरी है। ध्यान रखना, डॉक्टर के पास जाना, इलाज करना, खाना पीना, वो सब चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन आत्मा को भूल जाना वो गलत है। जिस तरीके से हम गाड़ी का ध्यान रखते हैं लेकिन अपने आप का भी ध्यान रखते हैं, उसी तरह से अपने शरीर का हम ध्यान रखें, साथ में आत्मा का भी ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट है। तो शास्त्रों की मदद ली जा सकती है इसके बारे में जानने के लिए कि कैसे आत्मा को समझें और कैसे आगे जाने। तो इसको आत्मा के बारे में समझने के लिए हम किस माध्यम से चल सकते हैं? हम इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक तो लॉजिकली, कैसे हम ये मान सकते हैं कि हम ये शरीर हैं, शरीर नहीं है, आत्मा है। साइंटिफिकली और शास्त्रों के माध्यम से, ये तीन माध्यम हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहला है लॉजिक और कॉमन सेंस। हम देखते हैं कभी किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि वो चल बसे हैं, वो गुजर गए हैं। तो कौन चल बसा? शरीर तो वही है, चला कौन गया? ही पास्ड अवे। तो वो जो चला गया मतलब वो आत्मा थी एक्चुअली, वो शरीर नहीं था। शरीर तो वहीं पे होता है। इनफैक्ट कई लोग जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगर आप देखें तो लोगों का पूरा नज़रिया बदल जाता है उसको देखने का। उसी व्यक्ति के साथ पहले वो उनसे जुदा नहीं होना चाहते थे, और अब जब आत्मा चली गई है और मृत्यु हो गई है तो कुछ टाइम से ज़्यादा उसके साथ नहीं रह सकते। उनको
या जला दिया या दफना दिया, इस तरीके से उनको ले जाया जाता है। अगर वहाँ रहना पड़े तो वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे लोग, बॉडी जो है वो सड़ने लगेगी। तो बहुत फर्क आ जाता है मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद। तो ये कॉमन सेंस से हम देख सकते हैं। दूसरी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं, अगर हम खुद सोचें कभी भी, तो हम हमेशा ये कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा कंधा है, ये मेरी छाती है, ये मेरा गला है, ये मेरा मुंह है। तो मैं कौन हूं? मैं हाथ नहीं हूं, मैं गला नहीं हूं, मैं सर नहीं हूं, मैं अपनी छाती नहीं हूं, मैं कंधा नहीं हूं। ये सब मेरे हैं, तो मैं कौन हूं? इसका ये मतलब है कि मैं एक्चुअली इन सब में कुछ नहीं हूं, मैं, ये सारी चीजें मेरी हैं और मैं एक आत्मा हूं। तो ये हो गया लॉजिकल पर्सपेक्टिव से। अब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरीके की स्टडीज़ हैं, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस साइंटिस्ट ने देखे हैं। डॉक्टर माइकल सॉबम एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी देखा है कि कई बारी ऐसा देखा गया कि लगता है इंसान एकदम मर ही गया है और मरने के बाद भी वो वापस जीवित हो जाते हैं, और फिर वो बताते हैं कि कैसे वो नियर डेथ एक्सपीरियंस उनका पूरा था। कई ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि कैसे जब सर्जरी हो रही थी तो उनको पूरी तरह से एनेस्थीसिया दे दिया, लेकिन फिर भी वो बता सकते हैं कि क्या क्या बात हुई, और उनको ऐसा लगता है कि वो इस शरीर के बाहर चले गए थे। और नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी वो सब, उनकी पूरा शरीर एकदम डाइड हो गया था, मर गया था, लेकिन फिर भी उनको सारा ज्ञान हुआ और फिर वो वापस आ गए। तो ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि एक्चुअली ये आत्मा जो है वो समझाने में इजी रहेगा कि हाँ, आत्मा निकल गई शरीर से और फिर एक्चुअली टेम्परेरीली निकली और वापस जो आके उसने सब चीज़ रिवील करी। तो ये सब नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के एग्जांपल्स हैं। फिर ये डॉक्टर आयन स्टीवनसन, इन्होंने बहुत रिसर्च और काम किया है री इनकारनेशन पे। 2000 से ज़्यादा केसेस इन्होंने री इनकारनेशन के स्टडी किए हैं, इसमें पूरी अच्छे से फिल्टर किया है। तो ऐसे कई सारे केसेस के एग्जांपल हैं। मैं आज आपको एक मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा इस बारे में। उससे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आएगा। आप लोगों ने देखी होंगी पहले भी वैसे, लेकिन एक वीडियो अभी हम आज साथ में देख लेते हैं। 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में, दूर 1985, आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में तोरन सिंह उर्फ टीटू अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। सुनने में तो ये हर माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा बोलने लग जाए, बट टीटू के केस में यह क्वालिटी उसके पेरेंट्स के लिए खुशी से ज्यादा चिंता का कारण बन गई थी। टीटू जब 2 साल का हुआ तो अजीब तरह की बातें करने लगा था। मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि मुझे यहाँ खाना मिल रहा है लेकिन मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जब टीटू की माँ ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है तो उसने जवाब दिया कि वो अपने असली परिवार की बात कर रहा है, जो इस वक्त आगरा में है। वो बार बार अपने पेरेंट्स से कहता कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो और मेरे असली माता पिता आगरा में है। वो अचानक रोना शुरू कर देता, अपनी माँ से कहता कि मैं बस यूं ही आ गया हूँ और मुझे अपने असली घर जाना है, मुझे वहाँ की बहुत याद आ रही है। हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है। शुरुआत में तो उसे सबने बच्चा समझकर इग्नोर किया, जो ऑब्वियसली हर कोई करेगा, एंड इसे एक बच्चे की इमेजिनेशन समझा। 1988, 3 साल बीत गए। 5 साल के टीटू ने अब जो बातें और हरकतें करनी शुरू की, उसने माँ बाप को गहरी चिंता में डाल दिया। एक दिन टीटू बोला कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और उसकी बीवी उमा से उसको 2 बेटे हैं, जिनका नाम रोमू और सोमू है। मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। उसका आगरा में एक बंगला है
और सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम से दुकान भी है। की दुकान है वो। मेरी और इतना ही नहीं, उसने बताया कि कैसे शाम को अपनी कार से घर लौटते वक्त 2 आदमियों ने उसे आकर सर पर गोली मार दी थी, जिससे उसकी ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो, उसने ये भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए। पिछले 3 सालों से घर वाले वैसे भी उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते आ रहे थे, लेकिन इस तरह की बात उसने पहली बार की थी। शमशान भूमि में आग लगा दी और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। एक 5 साल का बच्चा अपने बीवी और बच्चे होने की बात करने लगे और ये बताने लगे कि कैसे पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी, तो आपके मन में क्या आएगा? फिलहाल ये खबर पूरे गांव में फैल गई और वहां सबको एक ही बात लग रही थी, और वो ये थी कि टीटू के ऊपर भूत आ गया है। भूत प्रेत की थ्योरी तो वैसे भी हमारे देश के गांव में सबसे पहले आ जाती है, इसलिए टीटू के केस में भी वही हुआ। टीटू का नेचर अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा अलग हो गया था वो भले ही 5 साल का, लेकिन उसकी भाषा शैली, लहजा, हाव भाव और बोलने का तरीका बड़ों जैसा हो गया था। वो अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाने लगा। वो अपनी माँ से कहता कि मेरी बीवी तुम्हारी तरह ऐसी फटी पुरानी साड़ी नहीं पहनती। मम्मी मेरी माँ तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। वो ये भी कहता कि मैं इस गंदे से घर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपने बंगले रहने जा रहा हूँ। ये कहकर वो बिल्कुल एक बड़ी उम्र के शख्स जैसे सूटकेस निकाल कर अपने कपड़े पैक करने लगता। झट झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल रहे तुझे। जब घर वाले उसे डांट लगाकर रोकते तो वो उन्हें घर से भाग जाने की धमकी देता। वो नॉर्मली कहीं पर पैदल या बस से जाने को तैयार नहीं होता और बोलता कि उसको सिर्फ अपनी कार से ही चलने की आदत है। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका इस तरह का बर्ताव माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक से इन सब बातों की सच्चाई पता करने को कहा। आखिर ये सब बातें कहाँ से आ रही थी? क्या ये टीटू का एक इमेजिनेशन था या कोई उसे ये सब सिखा रहा था? इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इसको परखने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने एक दोस्त के साथ गांव से आगरा के सदर बाजार की ओर चल पड़ा, क्योंकि टीटू अक्सर यही बोलता था कि उसके सुरेश रेडियो नाम से वहां पर एक दुकान है। अशोक और उसका दोस्त वहां पहुंचकर इस नाम से दुकान को ढूंढते रहे, लेकिन ऐसे नाम की दुकान ना मिलने पर ये जगह थक कर बैठे ही थे कि अशोक की नजर एक बोर्ड पर पड़ी, सुरेश रेडियोस। वही नाम जिसका जिक्र टीटू करता रहता था। अशोक चौंक गया। क्या टीटू की कही बाकी सारी बातें भी सच थी? क्या टीटू सुरेश का ही पुनर्जन्म था या फिर यह कोई इत्तेफाक था? वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत and you are watching The Case of Titu Singh। 1983 आगरा। सुरेश आगरा का एक बिजनेसमैन था जिसकी सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम से इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी। सुरेश का आगरा में एक बंगला था जिसमें वो अपनी वाइफ उमा, 2 बच्चे, माँ बाप और भाइयों के साथ रहता था। 28 अगस्त 1983 टीटू के जन्म से 4 महीने पहले शाम के वक्त सुरेश अपनी सफेद फिएट कार से घर को वापस लौट रहा था, जहां पर पहले से ही 2 बदमाश घात लगाए बैठे थे। सुरेश ने गाड़ी अपने घर के गेट के सामने रोककर हॉर्न बजाया ही था, इतने में उन 2 बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दी। गोली का शोर सुन जब तक घर वाले भागकर बाहर आ पाते तब तक सुरेश की जान चली गई थी। गोली कनपट्टी के दाई तरफ लगी थी। बाद में सबने कहा सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर तब गोलियों की आवाज थी। दोनों बदमाश मौके से भाग गए थे। सिंस ये बात 1983 की है, सो उस वक्त आज के जैसे इतने ज्यादा लोग नहीं होते थे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, और तो और घटना शाम की थी, इसलिए ऐसा एक भी गवाह नहीं मिला जिसने इनमें से किसी एक बदमाश को देखा हो। लिहाजा बिना किसी को सजा हुए पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया। सुरेश जा चुका था। 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप और घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसकी पत्नी उमा पर थी, इसलिए अब सुरेश की जगह उमा शॉप संभालने लगी। अब चलते हैं यहाँ से 5 साल आगे 1988 में, उसी दिन जहाँ टीटू का भाई अशोक उसी शॉप के आगे हैरान खड़ा हुआ था। अशोक शॉप के अंदर जाता है जहाँ उसे एक लेडी मिलती है। पता चलता है कि वो सुरेश की वाइफ उमा है। अशोक उनसे कहता है कि वो सुरेश से मिलना चाहता है, जिस पर उमा पूरा किस्सा बताती है। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जो जो उमा ने बताया वो सारी बातें टीटू बोला करता था।
वाइफ का नाम, बच्चे, दुकान का नाम, डेथ का कॉज, सब कुछ एज इट इज। कभी कभी सच इतना भारी हो जाता है कि वो आसानी से हजम भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सुरेश की वाइफ उमा ने अशोक से उसका परिचय पूछा कि वो आखिर है कौन और उसको सुरेश से क्या काम था। अब बारी थी उमा के शॉक्ड होने की। अशोक ने बताया कि वो आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में रहता है। उसने अपने यहाँ आने की पूरी वजह डिटेल में बताना शुरू की। इन सब बातों पर यूं ही विश्वास करना आसान नहीं होता है और वही उमा के साथ भी हुआ। उमा ने कहा कि हो सकता है टीटू ने न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये उस वक्त का सबसे बड़ा केस था। इस पर अशोक ने कहा कि वो ये सब तब से बता रहा है जब उस उम्र के बच्चे ठीक से बोलना नहीं सीख पाते। अब ये उमा के लिए एक अजीब सी सिचुएशन थी। वो एक तरफ क्यूरियस भी थी, वहीं दूसरी तरफ मन में उठ रहे ढेरों सवाल से कंफ्यूज भी। उमा ने अपने सास ससुर यानी सुरेश के पेरेंट्स को पूरी बात बताई। वो भी शॉक्ड, लेकिन एक तरफ ये सोचकर खुश भी कि उनका बेटा वापस आ गया है। अशोक ने सच को और पुख्ता करने के लिए सुरेश के परिवार वालों से अपने घर बाड़ गांव चलने के लिए कहा। अशोक ने कहा कि बिना बताए अचानक घर चलकर देखते हैं कि टीटू आप लोग को देखकर पहचान पाता है या नहीं, और आप भी उससे अपने सवाल जवाब कर लेना। बेचैनी, घबराहट, क्यूरियोसिटी जैसे अनेक इमोशंस दिल में लिए सुरेश के घर वाले अशोक के साथ टीटू से मिलने चल दिए। वही टीटू जिसमें शायद उनको अपना सुरेश दोबारा देखने को मिल जाए। उस टाइम टीटू खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े सुरेश के परिवार वालों को देखा, वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा और सबके गले लग गया। वो जोर जोर से बोलने लगा, देखो मेरे माँ बाबूजी आ गए। अपने माँ बाप को बुलाकर लाया और सुरेश के पेरेंट्स को अपने असली माता पिता बताने लगा। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उमा पर पड़ी, वो शर्मा गया। एक 5 साल का बच्चा अचानक एक एडल्ट मेल की तरह एक्ट करने लगा। उसने उमा को इशारे से अपने बगल में बैठने के लिए बुलाया और बच्चों का हालचाल लेने लगा। टीटू ने उमा से डोलपुर के मेले से जुड़ी कुछ बात की, जिसे सुनते ही उमा हैरान हो गई, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ सुरेश और उमा के बीच ही हुई थी। मिलने के बाद जब सब वापस जाने लगे तो टीटू ने देखा कि बाहर मारुति कार खड़ी थी, जिससे सुरेश की फैमिली आई थी। मारुति कार देखते ही उसने पूछा कि मेरी फिएट कार कहाँ है, जिस पर उससे पता चला कि सुरेश की डेथ के बाद घर वालों ने वो कार बेच दी थी। टीटू बड़ी स्टाइल से कार के अंदर बैठा, खुद से कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, और इतना ही नहीं, सुरेश के भाई की हेल्प से थोड़ी दूर तक कार ड्राइव भी कर ली। हैरानी की बात यह, टीटू ने इससे पहले कभी कार देखी नहीं थी और उस वक्त तो इतनी गाड़ियां भी नहीं होती थी, लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके लिए ये सब नया नहीं है। टीटू ने सोचा कि अब वो भी उनके साथ आगरा जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो लोग उसे अपने साथ नहीं ले जा रहे, वो बुरी तरह भड़क गया। अपनी माँ पर चिल्लाने लगा, अपने पिता से हाथापाई करने लगा। वो भागकर सुरेश के फादर चंदा सिंह के गले लग गया, क्योंकि उसके दिल में वही उसके असली पिता थे। फिर उन्होंने उसे प्यार से समझाया और वादा किया कि वो जल्दी ही उससे मिलने आएंगे। उसी के बाद एंड में ये डिसाइड हुआ कि अब एक दिन टीटू को आगरा बुलाया जाए, ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को कंफर्म कर सके। टीटू ने ना सिर्फ दावे के अकॉर्डिंग अपने पिछले जन्म के माँ बाप पहचान लिए थे, बल्कि अपनी पत्नी और उससे की गई पर्सनल बातें भी डिस्क्लोज कर दी थी। इससे ये डाउट तो काफी हद तक मिट गया था कि ये सब जानकारी उसे कहीं से पढ़कर नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ इससे टीटू के माँ बाप की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एक माँ बाप के लिए इससे बुरा क्या होगा जब उनका बच्चा किसी और को अपने माता पिता मानने लगे। एक मिक्स्ड फीलिंग से वो जूझ रहे थे, मन में सवाल आ रहे थे। हम तो सर हैरान हैं, इसलिए जब मान लो बड़ा हो गया तो उसके बाद में हम लोगों से संबंध ही बिल्कुल खत्म कर देगा। टीटू को आगरा लाया गया, लेकिन उसके पहले ही टीटू के सच को परखने के लिए कुछ प्री प्लानिंग कर ली गई थी। टेस्ट 1। कार में बैठकर आते हुए टीटू को मिसलीड करने के लिए सुरेश के भाइयों ने गाड़ी दुकान पर नहीं रोकी, बल्कि शॉप के सामने से तेजी से निकल गए, ये देखने के लिए कि वो जगह पहचान पाता है या नहीं। जैसे ही गाड़ी दुकान के सामने से गुजरी, उसने जोर से आवाज लगाई, रोको रोको, मेरी दुकान तो पीछे ही रह गई है, तुम आगे कहाँ चले जा रहे। उसने वो जगह, रास्ता, मार्केट, दुकान कार के अंदर बैठे बैठे ही पहचान लिया था, वो भी तब जब कार इतनी तेज चल रही थी। ये वही कर सकता था जो बरसों से उन रास्तों से हजारों बार गुजरा हो। अब बारी थी टीटू को शॉप के अंदर ले जाने की। टेस्ट 2। टीटू दुकान के अंदर एंट्री करता है, लेकिन उसकी चाल, बॉडी लैंग्वेज एक 5 साल के बच्चे की नहीं, एक शोरूम के मालिक की जैसी हो गई।
उमा ने देखा वो जिस तरह से स्टूल पर बैठा, उसके हाथ चलाने का तरीका सब हूबहू सुरेश जैसा ही था। इतना ही नहीं, उसने ये तक पहचान लिया कि दुकान का कौन सा हिस्सा रेनोवेट किया गया है और कौन सा हिस्सा उसके यानी सुरेश के जिंदा रहते एज इट इज था। रिजल्ट पास। टीटू के लिए एक आखिरी इम्तिहान और बाकी था, टेस्ट 3। दुकान के बाद टीटू को सुरेश के घर लाया गया, लेकिन उसके आने से पहले ही सुरेश के दोनों बच्चों को घर के बाहर मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी टीटू फेल नहीं हुआ। उसने उन मोहल्ले के बच्चों के बीच सुरेश के दोनों बच्चों को पहचान लिया। रिजल्ट पास। सभी के लिए इतने सारे एविडेंसेस काफी थे ये मानने के लिए कि टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीडिया में ये केस हर जगह छा गया था। इसकी जानकारी डीयू के प्रोफेसर एनके चड्ढा को मिली। प्रोफेसर चड्ढा डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के साथ रिसर्च टीम में थे। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक वेल नोन एंड हाई रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे, जो रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म पर की गई साइंटिफिक रिसर्च के लिए फेमस थे। उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर काफी सारी बुक्स भी लिखी थी। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के एडवाइस पर एंटोनिया मिल्स, जो एक रिसर्चर और उनकी कलीग थी, टीटू के केस को क्लोजली स्टडी करने लगी। सुरेश की फैमिली ने बताया था कि जो सुरेश का नेचर था वो काफी एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड था। छोटी छोटी बातों पर वो लड़ाई झगड़ा कर लेता था। डॉक्टर मिल्स ने नोटिस किया कि टीटू का नेचर भी इसी तरह का होता जा रहा था। एक बार डॉक्टर मिल्स टीटू के साथ मार्केट चूड़ी लेने गई थी। वहां पर उसने दुकानदार को धमकी दे डाली और उससे कहा कि एंटोनिया उसकी दोस्त है, तो गलती से भी उनसे पैसे न मांग लेना। इस इंसिडेंट का जिक्र डॉक्टर मिल्स ने अपने रिसर्च पेपर में भी किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या टीटू को सुरेश के कातिलों के बारे में पता था? क्या उसने उनका चेहरा देखा था जिसने उसकी पिछले जन्म में जान ली थी? तोरण सिंह उर्फ टीटू, एक 5 साल का बच्चा, अब ऐसे खुलासे करने वाला था जिसने मीडिया जगत में आग लगा दी। टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1983 की शाम जिस दिन उसको गोली मारी गई, उसने उन 2 बदमाशों में से एक का चेहरा पहचान लिया था और वो शख्स कोई और नहीं, उसी का यानी सुरेश का ही एक साथी बिजनेसमैन था। अच्छी बात यह थी कि आगरा पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया। पुलिस ने टीटू के बयान के आधार पर उस आदमी को उठा लिया और सख्ती से पूछताछ की, जिस कारण उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस कबूलनामे के आधार पर 1983 सुरेश वर्मा मर्डर केस को रीओपन किया गया। ये एक पहली बार था जब पुनर्जन्म से जुड़ा कोई केस कोर्ट में आया था। गवाही के लिए टीटू को बुलाया गया। उसने भी कोर्ट में पूरा इंसिडेंट डिटेल में बताया। केस के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट थे पोस्टमार्टम एंड बर्थ मार्क रिपोर्ट। सुरेश के सर पर जिस तरह गोली मारी गई थी, उसी तरह 2 निशान टीटू के सर पर मिले। जब उसके बाल हटाए गए तो पाया गया कि उसके सर में बिल्कुल वैसे ही 2 निशान थे, जिसका साइज और शेप सुरेश के सर पर लगी बुलेट के एंट्री और एग्जिट वुंड से मिलता था। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने अपनी रिसर्च में मेंशन किया है कि बर्थ मार्क और पास्ट लाइफ की इंजरीज के बीच कनेक्शन होता है, और यही मान्यता हिंदू धर्म में भी है। कोर्ट में डॉक्टर एंटोनिया मिल्स के टीटू से जुड़े रिसर्च पेपर भी सबमिट किए गए। इन सभी सबूतों के आधार पर आगरा कोर्ट ने यह मान लिया कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है और सुरेश के कातिलों को सजा हुई। यह एक रिवॉल्यूशनरी और कंट्रोवर्शियल जजमेंट था जो उस वक्त हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में छा गया था। उन अपराधियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसकी जान लेकर वो बच निकले थे, वो दोबारा जन्म लेकर फिर लौटेगा उनको उनके किए की सजा दिलाने। अब एक आखिरी बड़ा सवाल, क्या टीटू अपने पिछले जन्म वाले माता पिता के पास चला गया या फिर उसने अपने इसी जन्म के माँ बाप को ही अपना माना? सुरेश भले ही टीटू के रूप में वापस आया था, लेकिन वो सुरेश तो नहीं था। माना आत्मा वही थी, लेकिन शरीर तो एक बच्चे का था। ना उमा के लिए वो उसका हस्बैंड रह गया था और ना ही उसके बच्चों के लिए वो एक पिता। सुरेश के फादर भी जानते थे कि अगर मोह में उन्होंने टीटू से नजदीकियां बढ़ाई तो टीटू के माँ बाप जीते जी अपने बेटे से दूर हो जाएंगे, और एक बेटे को खोने का दर्द वो पहले से ही जानते थे। दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। टीटू ने भी दोहरी यादों के साथ अपने बचपन को जिया और अपने गांव में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की। आज टीटू सिंह, जिनका असली नाम तोरण सिंह है, BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनको आज भी सब कुछ याद है।
वो अक्सर आगरा अपने पिछले परिवार से मिलने भी जाते हैं। आज उनका मानना है कि हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। जो कल बीत गया सो बीत गया, और जो बाकी है वो है हमारा आज। ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? इंटरेस्टिंग? यस प्रभु जी, बहुत शॉकिंग और इंटरेस्टिंग दोनों। हाँ, ऐसे कई सारे हैं एक्चुअली। कल मैंने इंग्लिश का किया था, उसमें इंग्लिश का वीडियो दिखाया था, वो टोटली डिफरेंट व्यक्ति का था। और भी कुछ वीडियोस दिखाए थे इंग्लिश के, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो सब, ताकि आप लोग भी देख सकें सारे। तो एक सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो डॉक्टर आयन स्टीवनसन का आपने नाम आप भी सुना, कि वेरी फेमस प्रोफेसर डूइंग दीज स्टडीज़, काफ़ी सारी रिसर्च कर रहे हैं। और ये एक और उनके साथ काम कर रही हैं डॉक्टर सावंत पशरीशा। ये बैंगलोर में हैं बेस्ड, बट एट द सेम टाइम ये भी काफ़ी सारे रिसर्च, मोर देन 100 केसेस ऐसे इन्होंने रीइंकार्नेशन की स्टडी की हैं। तो ये एक अलग केस था, इसके लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है शुक्ला का, बट वेरी सिमिलर, कैसे उनकी डेथ हुई और कैसे वो अपने नए उसमें छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो पुराने लाइफ के बारे में सब कुछ बता पाई। तो हमने देखा लॉजिक से, कॉमन सेंस और इंट्रोस्पेक्शन से देखा, साइंटिफिकली हमने अलग अलग नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, रीइंकार्नेशन, इन सबको के एग्जांपल्स देखें। अब शास्त्रों से देखते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं। तो भगवद गीता 2nd चैप्टर 13th श्लोक कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. Sober person is not bewildered by such a change. तो ये शास्त्र बता रहे हैं कि कैसे जो आत्मा है वो इस शरीर में भी, देखते हैं हम कुछ सालों में हमारा शरीर चेंज हो जाता है, लेकिन आत्मा वही की वही रहती है। जब अब कोई पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, अभी शरीर बहुत अलग हो गया है। पैदा होने वक्त अलग शरीर था, बुढ़ापे में अलग शरीर है, लेकिन आत्मा वही रहती है। और मृत्यु के बाद भी नया शरीर आ जाता है, और आत्मा जो है वो अब कंटिन्यू करती रहती है अपनी जर्नी। थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो हमारे शरीर में जो है ये शरीर, ये किस किस चीज़ों का बना है? ये शरीर एक्चुअली 3 में हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरीके की बॉडीज़ हैं हमारे। एक तो बिल्कुल जो हमें बाहर से दिख रही हैं, पतर लग रही हैं, उसको कहते हैं मटीरियल बॉडी, ग्रॉस एलिमेंट से बनी हुई ग्रॉस बॉडी। तो आपने सुना होगा कि 5 महाभूतों का बना है ये शरीर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु और साथ में ईथर या आकाश, इन सब का बना है ग्रॉस बॉडी। फिर आती है सटल बॉडी। सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर। एक स्थूल शरीर था, फिर सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार की बनी है। और जो सुपीरियर बॉडी है, जो एक्चुअल हम हैं आत्मा, वो है स्पिरिचुअल बॉडी। वो एक्चुअली हमारी आत्मा है, और वो सच्चिदानंद है। उसकी क्वालिटी क्या है? सत मतलब इटर्नल, मतलब हमेशा रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी सोल बनी थी या कभी सोल जो है वो मिट जाएगी, ऐसा नहीं। हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। वो टाइम के बियॉन्ड है। जो चीज़ों का बिगनिंग और एंड होता है वो टाइम के कंट्रोल में रहती है। लेकिन जो आत्मा है, जो कि भगवान का अंश है, वो भगवान भी टाइम के बियॉन्ड है, आत्मा भी टाइम के बियॉन्ड है। इसका मतलब कि टाइम, ऐसा नहीं कि किसी टाइम फ्रेम में वो बनी थी और किसी टाइम फ्रेम में वो ख़त्म होगी, ऐसा नहीं।
चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, उसके अंदर पूर्ण रूप से सारा ज्ञान है जो चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, वो सारा ज्ञान हमारे अंदर है और वो बाहर आ सकता है, वो रिवील हो सकता है हमें। और आनंद, उसकी नेचर ये है कि वो हमेशा खुशी आनंद में रहती, जैसे हमने पहले देखा था सर्च फॉर हैप्पीनेस में कि हमेशा हर व्यक्ति जो है वो आनंद की तलाश में है। तो वो एक नेचर है आत्मा की, सच्चिद आनंद। तो जैसे किसी ने कपड़े पहने हुए हैं, जैसे आप देखें कोट पहना हुआ है, तो ये हो गया ग्रॉस बॉडी ऊपर का। फिर नीचे एक अंडर वेस्ट पहनी है, वो हो गया सटल बॉडी। और फिर एक्चुअल जो इंसान है वो हो गया स्पिरिचुअल बॉडी, जिसको आत्मा कहते हैं। तो ये भी वही 3 कवरिंग दिखा रहे हैं। पहली तो जो आत्मा है सबसे अंदर, फिर उसके बाद सटल बॉडी है, फिर उसके सबसे बाहर है ग्रॉस बॉडी। तो ये एक चैरियट के एग्जाम्पल से दिखाया जा रहा है कि हमारा जो शरीर है वो कंट्रोल में होना चाहिए आत्मा के। कैसे होना चाहिए? अगर आप देखो आत्मा है वो, उसको पैसेंजर से कंपेयर किया गया है। पैसेंजर के कंट्रोल में है ड्राइवर, और ड्राइवर के कंट्रोल में है रस्सियाँ, और रस्सियों के कंट्रोल में है घोड़े। ये नॉर्मल स्मूथ फंक्शनिंग के लिए होना चाहिए चैरियट की। और हमारी एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं, अगर इस तरीके से हो कि सोल डिसाइड करे मुझे क्या करना है, और ये जो ड्राइवर है ये होती है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को यूज़ करके माइंड को इस्तेमाल करके अपनी इंद्रियों को लगाए, अपनी इंद्रियों को कार्य में लगाए, तो वो बेस्ट है। उससे स्मूथ चलेगी हमारी लाइफ। उससे जिस तरीके से चैरियट स्मूथली चलता है, घोड़े स्मूथली चल रहे हैं, अगर वो कंट्रोल में रहते हैं रस्सियों के, अगर रस्सियाँ कंट्रोल में रहती है ड्राइवर के, और ड्राइवर कंट्रोल में रहता है पैसेंजर के, तो वो स्मूथ चलेंगे। लेकिन अगर घोड़े वो जहाँ उनका मन है वहाँ जा रहे हैं, तो रस्सियाँ भी उनके साथ खींची चली जा रही हैं, और जो ड्राइवर है उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो पैसेंजर जो है उसके डिजायर्ड लोकेशन पे नहीं जाएंगे, इधर उधर चली जाएगी रथ। तो ये बहुत एप्लीकेबल है हमारी एवरीडे लाइफ में। अगर हमारी इंद्रियां इधर उधर जाएंगी, घोड़े जैसे इधर उधर जा रहे हैं, और रस्सियां भी इधर उधर जाएंगी उनके साथ, और ड्राइवर भी नहीं उनको कंट्रोल कर पाएगा, तो सोल भी इधर उधर जाएगी। तो कहने का मतलब पैसेंजर भी इधर उधर जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर इंद्रियां जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेंगी माइंड के, और माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा इंटेलिजेंस के, तो इंटेलिजेंस भी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। और उस वजह से क्या होगा, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा डिज़ायर है, जिस तरीके से हम अपने आप को कंडक्ट करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें? कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स, कोई पॉइंट्स, कोई आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? ये सेमिनार थोड़ा लंबा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम थोड़ा स्टॉप करें ताकि हम क्वेश्चंस डिस्कस करें। अगर आपका क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। हरे कृष्णा प्रभु। यस, प्रभु जी, इंटेलिजेंस को कैसे आप ठीक बना सकते हैं? काफी टाइम आपका इंटेलिजेंस इज नॉट वर्किंग, समटाइम्स कोई कोई प्रॉब्लम ऐसे आ जाते हैं कि आपका इंटेलिजेंस काम नहीं करता उस टाइम पे, तो आप पहले इंटेलिजेंस को कैसे कंट्रोल करें? हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे हमने इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देखा कि जो पैसेंजर है उसके कंट्रोल में है ड्राइवर, तो सही डायरेक्शन में जाएगा रथ। लेकिन क्वेश्चन है कि पैसेंजर तो हो गया सोल, और ड्राइवर हो गया चैरियट का इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस को कैसे कंट्रोल में लाया जाए? तो ये सवाल पूछने कि इंटेलिजेंस कई बार कंट्रोल में नहीं आती। तो माता जी कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं कि किस स्थिति में आपको ऐसा लगा कि जैसे इंटेलिजेंस करना, कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल कोई भी आपके दिमाग में जो आ रहा हो वो दे सकते हैं, फिर उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे, क्या क्या टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकें।
अगर आपके पास नहीं है एग्जाम्पल तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप बताइए कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, ठीक है प्रभु। तो जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, कई बारी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे कई लोग रिलेट कर पाएँ। मान लो किसी को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ में उसको पता है कि उसको मीठा नहीं खाना, इंटेलिजेंस को पता है कि हाँ मीठा नहीं खाना, लेकिन फिर भी जब सामने आया मिठाई तो सबसे पहले खाना वाना सब चीज़ें हैं, लेकिन हाथ मिठाई पे गए लेने के लिए। अब इंटेलिजेंस को पता है, माइंड को भी पता है, लेकिन सेंसेस जो हैं वो सीधा जा रही हैं उसके ऊपर, तो माइंड भी नहीं रोकता उसको और इंटेलिजेंस भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कंट्रोल करे। इस वजह से पैसेंजर जो है आत्मा, वो भी कुछ प्रयास नहीं करती। तो इस पर्टिकुलर स्थिति को एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस कर सकते हैं। माता जी, क्या ये अप्रोप्रिएट है एग्जाम्पल, क्या आप कोई और एग्जाम्पल सोच रहे थे? नहीं, ठीक है प्रभु। ये ठीक है ना एग्जाम्पल? तो इसको देख के चलते हैं। चलो, तो इस स्थिति में क्या किया जाए? तो हमें समझना पड़ेगा कि कई बारी जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो इतने टाइम से बन जाती है कि हमको एकदम सडनली उसको ओवरकम करने में बड़ा मुश्किल आएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें ऐसा एसोसिएशन चाहिए जिसके सिमिलर गोल्स हों। जैसे मान लो और भी डायबिटीज़ दूसरे लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारे को छोड़ना है, और उनके साथ हमने रेगुलरली इस बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हमने ऐसे करना है, और उस स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम चलें। उस स्ट्रैटेजी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए कि हाँ भाई अपने आप को ऐसी स्थिति में हम एक्सपोज ही ना करें जहाँ पे मिठाई और हम हों और बाकी कोई ना हो। ऐसी स्थिति नहीं नहीं आएगी तो कम चांसेस हैं कि हम यूज़ करेंगे। और अपने आप को इस तरीके से बिजी रखें और रूटीन रहे और उसका ऑल्टरनेटिव रहे हमारे पास। ऑल्टरनेटिव कैसे? जैसे अगर चलो ठीक है उसको मीठे खाने का मन है तो कोई बात नहीं, थोड़े फ्रूट्स ले लिए और एक दिन का टाइम सेट किया, जब ज़्यादा लगेगा उसको मन तब दिन में ले ले। तो माइंड को पता होगा कि हाँ भाई अभी नहीं मेरा खाने का टाइम, लेकिन दोपहर में आएगा। तो माइंड के पास, इंटेलिजेंस के पास एक वो है, माध्यम है कहने का सेंसेस को, घोड़ों को, कि नहीं अभी नहीं तुमने वहाँ जाना, तुम्हें थोड़ी देर बाद आएगा। तो उस माध्यम से, अच्छी संगति से, एसोसिएशन से, और जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग अटेंटिव होगी तो बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा दूसरे माध्यम भी होते हैं, जैसे कई बारी माइंड जब बहुत इधर उधर जाता है, प्राणायाम करने से बहुत हेल्प होती है। तो ये सारे माध्यम जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि इंटेलिजेंस को यूज़ करके माइंड और इंटेलिजेंस को एक दूसरे के साथ टुगेदर एज अ टीम वर्क करे, रादर देन ऑपोजिट। रादर देन माइंड कह रहा है नहीं, रिबेल कर रहा है, और इंटेलिजेंस कह रही है हाँ वैसे क्या करूँ मैं, खाई लेती हूँ, खाई लेती हूँ मिठाई, इवन तो डायबिटीज़ है, क्या दिक्कत है। तो ये इंटेलिजेंस वीक होने के लक्षण है। लेकिन इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी, माइंड को कंट्रोल करके रखेगी। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं, हम देखते हैं जब माइंड जो है वो सेंसेस के कारण पुल अवे हो जाता है और इंटेलिजेंस जो है वो सरेंडर कर देती है। डज इट मेक सेंस माता जी? क्या ये आपके सवाल का जवाब थोड़ा हेल्पफुल है? प्रभु थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप थोड़ा, कि बुद्धि को किस तरीके से आप और किसी मार्ग से कंट्रोल करेंगे, या क्या ऐसा उनको फूड देंगे कि थोड़ा आपकी बुद्धि ठीक तरीके से काम कर सके? तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, आप कुछ रिपीट करेंगे जो मैंने अभी तक बताया उसमें? इस लिटिल पॉइंट प्रभु, बिकॉज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस ओवर हाउस। हम्म। नहीं, जैसे एक तो मैंने आपको, मैं जस्ट ये पूछ रहा था जो मैंने पॉइंट्स बताए उसमें से कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको नोटिस किया आपने, मतलब जिसका पॉइंट आपने क्या कहते हैं जस्ट बनाया कि हाँ ये 3 पॉइंट्स मिले इस आंसर में, ऐसे कुछ आपने करा? मैं नहीं रिपीट प्रभु, थोड़ा मैं मेरा रिपीट मिस करूँ? हो गया है हाँ मैं रिपीट ये। करता हूँ एक बारी। हाँ। हाँ, तो पहली हाँ तो पहला पॉइंट हुआ एसोसिएशन का, कि हमें ऐसे एसोसिएशन में रहना है
जिस एसोसिएशन में, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने खाने का एग्जांपल दिया था, उसी तरह से कई लोगों को कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे किसी को ड्रिंकिंग की, किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, या किसी को एंगर होने की हैबिट है एक्चुअली। तो ये सब हैबिट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्नॉलेज करें कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें पहले, और ऐसे एसोसिएशन में, ऐसे संघ में रहें जिस संघ में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हेल्प मिल रही है। जैसे दूसरे लोग जो, जैसे मैंने डायबिटीज़ का एग्जांपल दिया था, दूसरे लोग भी उसी स्थिति में हैं और उनके साथ हम साथ टीम वर्क करके करेंगे, तो एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैंने बोली थी वो ये था कि कई बारी माइंड और इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग अटेंटिव रहे। तीसरी चीज़ मैंने बोली थी कि योगा और प्राणायाम में कई ऐसे हैं जिससे हमारा माइंड बहुत कूल होता है और इसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से हमारा इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रांग होता है और माइंड के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। चौथी चीज़ मैंने देखी बोली थी कि माइंड और सेंसेस के लिए भी हमारे को प्रोविज़न रखना चाहिए कि सडनली ये नहीं सोचना चाहिए कि एकदम से चेंज हो जाएंगे। तो जैसे अगर मीठे का हैबिट, ठीक है, दिन में एक टाइम बना लिया कि हाँ भाई आफ्टरनून में मैं थोड़े से फ्रूट्स ले लूँगा, क्वालिटी अच्छी रखें मीठे की, रादर देन प्रोसेस्ड चीज़ों से फ्रूट्स ले सकते हैं, या थोड़ा कभी कोई दूसरा ले लिया। तो ये हो गया, कुछ उनके लिए एक एंगेजमेंट रखनी चाहिए हमें जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को एंगर के इश्यूज हैं तो एंगर को यूज़ करने का भी मोडालिटी होनी चाहिए भक्ति में। तो ये बेसिक लेवल पे एक जनरल आंसर है। स्पेसिफिक आंसर के लिए माता जी हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि और थोड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स होंगी तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। लेकिन अभी ये जनरल आइडिया है बाकी लोगों के लिए। डज इट मेक सेंस माता जी? यस प्रभु। और प्रभु शास्त्र कुछ हेल्प करते हैं क्या? ओह, वो मुझे शास्त्र डेफिनेटली, शास्त्र हेल्प सो मच। एक्चुअली यार सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कई लोग शास्त्र पढ़ने के लिए इतना क्या कहते हैं रेगुलेटेड नहीं है, इतना रेगुलरली नहीं पढ़ पा रहे। लेकिन अगर हम रोज़ भगवत गीता पढ़ लें तो भगवत गीता के अंदर तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पावर है, जो ऑटोमेटिकली जब हम ये समझते हैं कि हम ये आत्मा हैं, एक शरीर नहीं है, तो इसी से कितनी रिलीफ मिल जाती है बात को। जैसे एक बारी क्या हुआ, एक हमारे भक्त प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने बोला, अंग्रेजी में बोला उन्होंने, वो अमेरिका में दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। तो ऐसे खुले में दे रहे थे और कई ऐसे लोग जा रहे थे वहाँ से जो बिल्कुल डिवोटीज वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने 2-4 बारी बोल दिया। तभी वहाँ से 2 लेडीज आई उनके पास, और वो थोड़ी सी उनका वेट, ओवर वेट थी थोड़ी, तो वो 2 आई और वो आके बहुत खुश हुई एकदम। वो जो महाराज थे उनके गले लगने लगे। तो उन्होंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला आज आपने हमारा दिल खुश कर दिया। उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं हम इतने सालों से यही सोचते जा रहे हैं कि देखो हम ये शरीर हैं और कितने मोटे हैं, हम ये शरीर हैं कितने मोटे हैं, और हमें बहुत दुख होता था, हम डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन आपकी बार बार, इतनी बार, 3 बार हमने सुना, आप अपने उसमें बोल रहे थे कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सुन के हम एकदम क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो आप हमें इसके बारे में और बताओ। तो उन्होंने जब ये ज्ञान लिया, और तो उन्होंने भगवत गीता भी ली, पढ़ी भी, उसको समझा भी, और इससे उनकी पूरी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई। तो कई बार हम नेगेटिविटी में बहुत फंस जाते हैं और शास्त्र जो है वो बहुत हेल्प करते हैं बाहर निकालने की। तो डेफिनेटली भगवत गीता बहुत अच्छी है। 7th कैंटो श्रीमद् भागवतम, प्रहलाद महाराज की स्टोरी, वो बहुत पावरफुल और अच्छी है। 3rd कैंटो अगर हम पढ़ेंगे कपिल मुनि की जो जो उन्होंने ज्ञान दिया है देवहूति को, वो वाला सेक्शन, वो बहुत हेल्पफुल है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये फिलोसफिकली और शास्त्रिकली हमारे माइंड को एक अलग लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है माता जी? थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी का कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माता मैं जी, बस ये कह रही हूँ कि इस अध्यात्म ज्ञान के जानकर हम लोग मृत्यु के भय से भी निकल सकते हैं।
हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली शास्त्र बता देंगे कई तरीके के भय हैं हमें। जो ठीक ठाक शरीर है जिनका, उनको रोग भयम है कि कहीं हम को कोई बीमारी ना हो जाए। कोई बहुत सुंदर लगता है तो उसको ये भय है कि मैं बदसूरत ना हो जाऊं, रूपे ज्वरा भरम भयम। तो ऐसे अलग अलग तरह के भय हैं लोगों को। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों के माध्यम से अपनी इंटेलिजेंस को एलिवेट कर लेता है, वो फिर उसको भय नहीं रहता, खासकर अगर कोई भगवान की शरण में आ जाए। हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल 5 साल के प्रहलाद। उनको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े हैं, बहुत शक्तिशाली है, शरीर बहुत स्ट्रांग है, नहीं। उनको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। और उनके सामने जो ओपोनेंट थे वो उनके पिता ही थे, लेकिन वो एक राक्षसी प्रवृत्ति के थे, हिरण्यकश्यप। उन्होंने पूरी तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद जो थे वो अनटच्ड रहे। उनको कोई भय नहीं था, ही वॉज फियरलेस। और अगर हम शास्त्रों का ज्ञान लेके स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो एक ये सिम्टम है एडवांसमेंट का कि हम निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। थैंक यू माता जी, पूनम माता जी। और कुछ शेयर करना चाहेंगे पूनम माता जी आप? नहीं प्रभु जी। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई रियलाइजेशन कोई शेयर करना चाहे? तो हमारा ये सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आप लोगों ने पूछे नहीं हैं आज, और इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा भी नहीं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम समझें कि भगवत गीता के बेसिक चीज़ें क्या कहती हैं। तो एक ये श्लोक है 2.22 का, जो कि बहुत रिलीफ दे सकती है हमारे को। खासकर जैसे हमको समझ में नहीं आता कि डेथ को कैसे फेस किया जाए। तो भगवत गीता कहती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। As a person puts on new dress, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless one. तो जैसे हम नहा धोके साफ कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर वो गंदे हो जाते हैं, तो हम फिर से उनको उतार के फिर नहा धो के फिर से साफ कपड़े पहन लेते हैं दूसरे। तो जो पुराने कपड़े हैं उनको हमने त्याग दिया और नए कपड़े पहन लिए। उसी तरह से शरीर जो है आत्मा जो है वो पुराना शरीर को त्याग देती है और नए शरीर को ले लेती है। तो ये जो है साइंटिफिक वे है जिस तरीके से सृष्टि चल रही है। और जो आत्मा है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई उसको जला नहीं सकता, उसको कोई गीला नहीं कर सकता, उसको कोई बहा नहीं सकता। तो ये आत्मा जो है इसकी बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं शरीर से। शरीर जो है वो असत अचित निरानंद है, लेकिन आत्मा सत चित आनंद है। और हर एक जीव में आत्मा है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो। और कभी भी ऐसा टाइम नहीं था जब आत्मा जो है वो नहीं थी, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। तो ये काफ़ी सारे डिटेल्स हैं जो कि अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे आज क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बट ये सारी की सारी चीज़ें भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कशन इसकी करेंगे। आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। किसी का कोई फाइनल क्वेश्चंस, कमेंट्स, कोई पॉइंट्स हैं तो अभी आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो विल कंक्लूड। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सबने अपना टाइम दिया, वेरी ग्रेटफुल। आप सबके को बहुत ग्रेटफुल। हरे कृष्णा, थैंक यू, बाय बाय।